आज रामलाल जी की तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई थी तो उनकी पत्नी सरला जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बिटिया को भी लेते आना। दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊँगा। बेटे का कोरा सा जवाब पाकर सरला जी निराश से भर उठी। उनका उदास चेहरा देखकर रामलाल जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान करने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक कर उनके तकिया को भिगो गए। 70 वर्षीय रामलाल की, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे हैं। सरला जी और रामलाल जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में ही रहते हैं। उनका बेटा समीर, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वह अपनी पत्नी ममता और 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक सरला जी और दूसरे रामलाल जी। रामलाल जी के गांव में ही खेती थी, जिसके बल पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे और अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वो आज सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी, किंतु उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिसके कारण वो अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए थे और अपनी ज़मीन को ठेके पर दे दिया था। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई। पता चला कि वो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा ज़मीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से उसने अपने माँ पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर सरला जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो अचानक रामलाल जी ने कहा, सरला मेरा जी बहुत मचल रहा है। सरला जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर लेकर के आईं, लेकिन आकर देखा तो रामलाल जी बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थी और मुंह खुला का खुला था। सरला जी को समझते देर ना लगी कि उनके पति रामलाल जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। सरला जी का तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आखिर रामलाल जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो रामलाल जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहां उनका बेटा समीर वहां पहुंचा और अपने पिता की मृत्यु शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि समीर अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। सरला जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। बस एक टक सुन में निहारती जा रही थी, परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर समीर को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की 13वीं करने के बाद जब वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उसके गांव के सरपंच ने रोक कर कहा, बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम ही एक सहारा हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सुनकर
सरला जी की बहू ममता को भी अच्छी लगी, परंतु वो अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ नहीं कह पाती थी। सरपंच की बात सुनकर समीर बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते हो कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी संभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर समीर घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। सरला जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनका देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। समीर अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपने मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी ममता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आए, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, क्योंकि वो खुद भी एक औरत थी। तो वो जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वो भी ऐसी हालत में जब वो इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किसी हद तक जा सकता है, इसलिए वो चुप रहने पर मजबूर थी। सरला जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और जब समीर ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, ममता आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? अगर एक एसी लगाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहोगी? जो इतना बिल आ गया है, और राशन पर भी कितना खर्च होने लगा है, पूरे 1500 ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी ममता बोली, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 रुपये खर्च भी बढ़ गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 1000 तो गांव जाने और आने का किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वो आपकी माँ है और अब वो हमारे साथ है तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, और आप है कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। सरला जी ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही खराब हो चुकी थी, और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी असर डाल रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर ममता से झगड़ा करना समीर का रोज का काम था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरला जी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो ममता अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी, परंतु समीर को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ी तबीयत को देखते हुए एक दिन ममता ने अपने पति समीर से कहा कि माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लो। मन महसूस कर समीर अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, और जब दवाई दिलवाकर घर पहुँचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, ममता कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। उन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देरी थी कि ममता अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, छोड़ कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़ कर आएंगे और किसके पास? ममता मुझे वो सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई है? अरे इतने में तो हमारा पूरा महीने का खर्चा निकल आएगा। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर ममता ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप?
और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप। अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर समीर हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि वो पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही ममता ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वो आपकी माँ है और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु ममता की कही गई बात का उसके पति समीर पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वो अभी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो इतना तो समझ ही चुका था कि ममता के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वो सही समय का इंतज़ार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसने एक व्यक्ति देखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी। परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। समीर ये देखकर हैरान था कि वो आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार था, ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही ये बात समीर को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो समीर ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसे में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वो आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर सरला जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध थी, इसलिए समीर अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकाल कर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वो सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए समीर अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला आया और जैसे ही वो घर पहुंचा तो ममता उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु ममता ने देखा कि उसका पति समीर उससे नज़रें चुरा रहा था। काफ़ी देर तो वो चुप रहा, परंतु जब ममता ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी की दवाइयाँ दिलवा कर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गई। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियाँ आ गई और ना जाने माँ जी कहाँ चली गई। सीमा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। वो बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में मैं माँ की अचानक कहाँ चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। तो समीर बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैं उन्हें काफ़ी ढूंढा पर वो नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। ममता उस समय चुप हो गई, परंतु ये बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए वो खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और सरला जी का कोई अता पता नहीं था। अब ममता 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह ममता ये देखकर हैरान थी कि समीर जल्दी जल्दी उठा और हाथ मुँह धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। समीर ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि सरला जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट है, तो समीर तो जैसे बल्लियों से उछलने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है। तो समीर को ये सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वो अपनी माँ की जान को केवल कुछ लाख रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतना कीमत कैसे लगा सकता है? समीर ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका
फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के बस में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, फिर ये लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आंखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए हाँ भी कर दी। उधर ममता के शक की सुई लगातार उसके पति समीर की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि समीर सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वो जानती थी कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वो अपनी सास की फ़ोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही ममता ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर दर्ज करवाने के बाद वो पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी सरला जी का इलाज चल रहा था। उधर समीर तो पैसे की लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और ममता को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूँगा। सरला जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में ममता कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, डॉक्टर भी छुट्टी पर था। ममता ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। फिर ममता ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर नर्स से उनके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, ये औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी, उनके साथ एक आदमी भी था। वो कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वो आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह दूसरे नर्स की ड्यूटी थी, शायद वो इस बारे में आपको बता पाए। ममता ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहाँ जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता चला तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। ममता को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। ममता ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वो आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगा। दरअसल वो आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे सरला जी की किडनी लगाई जानी थी। ममता का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वो दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ममता के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और ममता पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वो बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए समीर बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वो अमीर आदमी भी था। समीर ने जैसे ही वहाँ ममता को पुलिस के साथ देखा तो वो घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकियाँ नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए। सभी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर आदमी को भी अपने साथ ले गए, जिससे समीर को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब समीर की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल पैसे की खातिर अपने जन्म देने वाली माँ का सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद ये पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो ये तक नहीं मालूम था कि इस विषय में डॉक्टर की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर ममता अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सरला जी को होश आया तो ममता उनको गले लगाकर रोने लगी। सरला जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है
और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ममता अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनके अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा समीर कहाँ है। जब सरला जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो ममता अब उनसे वो सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। सरला जी ये सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गईं और सोचने लगीं क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखते उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। समीर को 3 साल कैद की सज़ा मिली और वही डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण सरला जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर ममता ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी, फिर घर का खर्च निकाल सके, क्योंकि वो अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब सरला जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 साल बीतने के बाद जब समीर घर वापस आया तो वो पहले जैसा समीर नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। समीर के मन से अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वो लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।